प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं 7 आउट ऑफ 14 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब बारी है फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने की। Eighth principle of Henry Fayol is remuneration of employees. This principle, as the name suggests, is related to the salaries, the wages, remuneration of employees, right? So ज़्यादातर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी देनी चाहिए, दी जानी चाहिए हमें, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो एम्प्लॉय आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है वो सैलरी दी जानी चाहिए। सो फ्योल का इसके बारे में क्या मानना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। As per Henry Fayol, the remuneration should be just and equitable. Just and equitable, इसको कैसे डिस्क्राइब किया है उन्होंने इस टर्म को, just and equitable को? वो ये कहते हैं that the remuneration should be fair to both employees and the organization. क्या होना चाहिए? The remuneration should be fair to both employees and to the organization, right? Employees के लिए क्या है fair wages? As per Henry Fayol, एम्प्लॉयज के लिए फेयर वेजेस का मतलब है इट शुड एटलीस्ट प्रोवाइड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बच्चों, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस सिचुएशन and the place where you are living, the industry in which you are working, the post at which you are working, etc., etc., right? So as per him, it should be it should provide with reasonable standard of living, and it should also be within the paying capacity of employer. बड़ा important point है। तो यहाँ पर जस्ट एंड इक्विटेबल को उन्होंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया है, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब किया है और एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्क्राइब किया है। क्या कहते हैं वो इस बारे में? वो ये कहते हैं कि द एम्प्लॉयज शुड बी पेड अ रीजनेबल सैलरी, राइट, and uh, at least it should provide a reasonable standard of living, and also it should be within the paying capacity of the employer, right? Simple principle है ये। हम next principle पे चलते हैं, that is principle of initiative. For me, the term initiative is actually very clearly described by this picture. What is this picture actually depicting? This picture is depicting that all of us, or all the people, those who are standing in line, they are having same opportunity, same situation, and they are at the same position, but there will be this one person who will take the first step, right? जो यहाँ पे रेड में मार्क किया गया है, there will be that one person who takes the first step. So what is initiative? The meaning of term initiative is taking first step. अब ये तो मीनिंग की बात हो गई, अगेन बात यही पे आती है कि what is the principle, right? So as per Henry Fayol, the principle of initiative says that the initiatives should be encouraged by the organization. It does not mean, और बड़े अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब किया है। जनरली क्या होता है, हम कहते हैं इनिशिएटिव, आजकल बच्चे या लोग कैसे समझते हैं कि इनिशिएटिव का मतलब होता है बीइंग डिफरेंट, अलग होना, हमें कुछ एकदम डिफरेंट करना है, अलग करना है। यहाँ पर हेनरी फ्योल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम से बिल्कुल अलग हटके कुछ करना है। वो दैट, एंड वो स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन करते हैं that it does not mean going against established practices of business, right? So what does this principle means? It is only saying that the initiatives should be encouraged. और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, सजेशन बॉक्स लगा सकती है जिसमें एम्प्लॉयज अपना सजेशन दे सकते हैं, या और कोई सिस्टम भी आप बना सकते हो जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है अपने इनिशिएटिव्स या अपने प्लान या अपने थिंकिंग के बारे में आपसे शेयर कर सके। याद रखना, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी कही है, वो कहते हैं it is thinking out and executing the plan, that is it is a trait of an intelligent person. आप सोचते हो, आप में थिंकिंग एबिलिटी है और आप प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक इंटेलिजेंट पर्सन की सारी क्वालिटीज है, और ऐसे इंटेलिजेंट लोग जनरली दे टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज आउट ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन, राइट? सो अगेन सिंपल प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सारे प्रिंसिपल्स बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट इक्विटी. As the term suggests,
यहाँ पे लिखा है वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड विथ फेयरनेस, राइट। व्हाट इज बीइंग फेयर, फेयर का क्या मतलब है? तो कहते हैं मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड जस्ट व्हाइल डीलिंग विद द वर्कर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंड एंड जस्ट? काइंड एंड जस्ट का क्या मतलब है? भाई मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, लेकिन मैं फिर भी काइंड एंड जस्ट हूँ, तो आपके लिए आप कोई काम मत करो, आराम से रहो, रेस्ट करो, अपनी मर्जी से काम करो। नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, ये हमारे लिए एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात इन्होंने कह दी कि वी शुड बी ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज विद फेयरनेस, वी शुड बी काइंड एंड जस्ट एज एम्प्लॉयर्स, लेकिन दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड करी। द लेजी एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इन अ स्टर्न मैनर। काम करना है सबको, लेजी एम्प्लॉयज शुड नॉट बी एनकरेज, शुड नॉट बी मोटिवेटेड, शुड नॉट बी सपोर्टेड, राइट। एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो सकता है? इट कैन बी ऑन एनी बेसिस, लाइकिंग बायस किसी भी रीजन से हो सकता है। फिर भी उन्होंने मेंशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, राइट। इन बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट। ये बात हमको समझ में आ जाती है। इसमें एक चीज और थी और एक बात और है जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। एक क्वेश्चन आता है कि हरीश और हिना करके दो एम्प्लॉयज हैं, एंड बिकॉज हरीश इज अ मेल, तो ही इज पेड मोर फॉर द सेम वर्क, एंड हिना बीइंग फीमेल इज पेड लेस वर्क, less salary for the same work, which principle is violated? तो principle of equity is violated। तो equity कहता है कि चाहे जेंडर के बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, सेक्शन, किसी भी बेसिस पे किसी तरीके का कोई बायस नहीं होना चाहिए। सो द वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड विद फेयरनेस, मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड जस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे मजेदार है वो ये, लेजी एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड विद स्टर्ननेस। अब बात आती है नेक्स्ट प्रिंसिपल की, 11th प्रिंसिपल पे। हम एस्पिरिट डी कॉर्प्स, नाम थोड़ा इटालियन है लेकिन मीनिंग बड़ा सिंपल है। मीनिंग वो यहाँ पे बात सिर्फ टीम स्पिरिट की कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहाँ पर भी टीम इवेंट होता है ना, फुटबॉल, हॉकी एटसेट्रा, आप इस तरीके के एक्शंस देख सकते हो, राइट। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सेइंग? एस्पिरिट डी कॉर्प्स, राइट। और व्हाट इज द implementation, या what is the meaning of this esprit de corps? This esprit de corps says that management should promote a team spirit of unity and harmony amongst employees। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके ग्रुप में एक से ज्यादा लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो कहाँ से कोऑर्डिनेशन आएगा? कैसे काम हो पाएगा? कैसे हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे? सो what is the principle saying? That management should promote team spirit of unity and harmony among employees। चक दे इंडिया मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो टीम मेंबर्स थे वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, तो जो उनके कोच थे उन्होंने कहा कि मेरा पहला स्टेप तो ये होगा कि ये लोग अपने आप को एक टीम समझे, यूनिटी में काम करें, हार्मनी में काम करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। एग्जाम्पल दिया है कि आई शुड बी रिप्लेस विथ वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशन, दैट so that the team spirit can be developed। what will be the result? How is the esprit de corps going to help? बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हुए मैंने आपसे बताया है कि अगर कॉज ये है तो इफेक्ट ये होगा, इफेक्ट ये है तो उसका रीजन ये होगा। अगर एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटी, टीम स्पिरिट को फॉलो किया जाएगा, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, देन द रिजल्ट विल बी, देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, भरोसा, बिलोंगिंगनेस, राइट। रिड्यूस्ड यूज ऑफ पेनल्टीज, आपको पेनल्टी लगाने की जरूरत क्या है अगर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग अबाउट एस्पिरिट डी कॉर्प्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? टीम स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 12th प्रिंसिपल है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल, द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आप लोग सभी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर ये डिसिप्लिन वर्ड बार बार यूज होता होगा। डिसिप्लिन होता क्या है? बड़ा सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं,
अदरवाइज इट इज एक्चुअली ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है वो आपको फॉलो करने। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हो सकते हैं? यूनिफॉर्म में आना है, या आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ हेयर कट होना चाहिए, टाइमिंग हो सकता है, या फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है तो आपको हैंड वॉश करके जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफ़ी सारे रूल्स हो सकते हैं। आपके लीव सैंक्शन के लिए रूल हो सकता है, आपके टाइमिंग के लिए रूल हो सकता है, पार्किंग के लिए रूल हो सकता है। रूल्स आर डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज दैट यू शुड फॉलो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। आप लोग भी अगर आने वाले टाइम पे किसी ना किसी कंपनी के सीईओ बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, तो आपको भी इस तरीके का डिसिप्लिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा। बिना उसके कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती, राइट? आगे भी हेनरी फ्योल ने बड़े क्लियरली इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। एंड ही सेज डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। बहुत जरूरी है, जो खुद भी डिसिप्लिन फॉलो करे आपसे भी करवाए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, right? Clear and fair agreement. If there is any difference, that difference should be sorted, ठीक है, on an unanimous basis. And judicious application of penalties. What is judicious application of penalties? एक गलती, सिमिलर गलती के लिए या सेम मिस्टेक के लिए सेम पेनल्टी होनी चाहिए, और सेम अचीवमेंट के लिए सेम रिवॉर्ड होना चाहिए। ये है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज एंड क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, राइट? आपने आपने भी वही गलती करी है, आपके साथी ने भी वही गलती करी है, तो दोनों की पनिशमेंट भी सेम होनी चाहिए, राइट? सो नेक्स्ट, ये एक पार्ट है डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का एक सेकेंड पार्ट भी है जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड व्हाट इज दैट पार्ट? दैट पार्ट इज सेइंग that both workers and management should honor their commitments. Commitment word तो आजकल हमारे बच्चे बड़े आराम से जानते हैं, हम कमिटेड हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यहाँ पे बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। क्या मतलब है? अगर मैनेजमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया है, फॉर एग्जाम्पल वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम आपको बोनस देंगे। अगर आपने ऐसा कोई कमिटमेंट किया है, आप उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। हम इस साल एम्प्लॉयज के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबल कराएंगे। छोटा सा कमिटमेंट है, जो भी आपका कमिटमेंट है आप उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। ऐसे ही वर्कर्स को भी अपने सारे कमिटमेंट्स पूरे करने चाहिए। उनको टाइम पे आना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, अपना काम कंप्लीट करना है, तो ये आपको पूरा करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड फुलफिलिंग कमिटमेंट। इस सब के लिए क्या जरूरी है? गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ये हमारे लिए जरूरी है, राइट? नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट है। अगर मैं अपनी बात करूं ऑर्डर की, ये एक फेवरेट प्रिंसिपल है। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल सेइंग? पहले हम पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल इज सेइंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है? आप दो अलग अलग इसमें अगेन दो बातों को जोड़ा गया है। एक, जो एम्प्लॉयज हैं आपके, राइट, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, प्लेस ऑफ वर्किंग, है ना? मतलब सब किसी के लिए सीट, कैबिन, आपका काउंटर एटसेट्रा फिक्स्ड होना चाहिए। और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स द पर्सन शुड बी अवेलेबल एट हिज सीट एट हिज प्लेस, राइट? वर्किंग आवर्स के हर आपका जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब के लिए, जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी, कि सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ के जो है यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। सबके लिए एक फिक्स प्लेस है। जिनका फील्ड का काम भी है तो जब वो फील्ड पे जाएं, विजिट करके आए, वापस आके जो है अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये हो गया, इट इज रिलेटेड टू प्लेस। एवरीवन should be at its place and there should be a place for everyone। जो everyone यानी कि people पे applicable है, वही कॉन्सेप्ट मटेरियल थिंग्स पर भी अवेलेबल है। सेम चीज, मटेरियल्स जो भी आप यूज करते हैं उनके लिए एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वेजिटेबल्स रखी गई हैं, इनके लिए फिक्स प्लेस है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बेवरेजेस हमको दिखाई दे रही है जिनके लिए यहाँ पे फिक्स प्लेस है।
तो देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स प्लेस, राइट। इसी को फिर से पढ़ लेते हैं। आ, ये देखिए सेम चीज है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन शुड बी एट इट्स प्लेस, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी एट सुटेबल प्लेसेस एंड अप्रोप्रिएट टाइम, राइट। इसका फायदा क्या है, इफेक्ट क्या है? देयर विल नॉट बी एनी हिंड्रेंस इन एक्टिविटीज, काम में रुकावट नहीं आएगी। वरना आप सोचिए, अगर बच्चों अगर इसको कंपनी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो फैक्ट्री में सपोज करो कि नट बोल्ट्स हैं, तो नट बोल्ट्स के अलग अलग साइजेस होंगे। वहां पे अगर हैमर है, हैमर के अलग अलग साइजेस शेप होंगे। तो अगर सब कुछ मिक्स करके रख दिया जाए तो आधा टाइम तो इनको सॉर्ट करने में ही निकल जाएगा कि मैं 0.5 mm का जो है नट बोल्ट ढूंढ रहा हूँ या मैं इस साइज का हैमर ढूंढ रहा हूँ। अगर आप इसी को प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करते हुए सभी अलग अलग टूल्स इक्विपमेंट्स के लिए रैक्स बना दे या ड्रॉर्स बना दे, उन ड्रॉर्स में उसी सेम क्वालिटी का या सेम जो टूल होना चाहिए वो रख दें, तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको जो चीज चाहिए फटाफट पिक कीजिए, यूज कीजिए, पुट इट एट इट्स प्लेस, योर वर्क इज डन, राइट। सो इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। डेफिनेटली आपका काम, आपका जो है टाइम सेव होगा। अगर आपका टाइम सेव होगा तो एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी क्या है? द गोल ऑफ द मैनेजमेंट। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, हेनरी फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल है, एंड दिस प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। This principle is basically related to communication system in the organization, right? What is this principle saying? पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। Organization consists of superiors and subordinates, है ना? Line of authority चलती है, superior, subordinate, etc. The formal lines of authority, the formal lines of authority from हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। क्या है यहाँ पे? द फॉर्मल आपकी जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो लाइन चल रही है, जो हायरार्की चल रही है, ये हायरार्की जो है दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। नाउ what is the principle of scalar chain? Principle of scalar chain is organization should have a chain of authority, है ना? सबॉर्डिनेट सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, ऐसे, राइट? चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinate। क्या कह रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो F को अगर B से अपनी कोई बात कहनी है तो पहले F D से कहेगा, D B से कहेगा, ठीक है। लेट सपोज करो कि D को C से कोई बात कहनी है, तो यहाँ पर पहले D B से कहेगा, B A से कहेगा, A C से कहेगा, एज पर हेनरी फेयोल, राइट। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि बिल्कुल नहीं है, आज के टाइम पे है, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? देयर शुड बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी in an organization and that should be followed by the organization, and communication should also follow the line of authority। B को अगर E से बात करनी है एज पर हेनरी फेयोल, A के पास जाए, C के पास जाए, E के पास जाए, ऐसे कहेंगे। अब जैसा कि आप लोग सब सोच रहे हो, दिस इज गोइंग टू कॉज अ डिले। तो हाउ टू सॉर्ट दिस डिले? इस डिले को हमें कैसे रोकना है? और इस डिले का रोकने का तरीका है गैंग प्लैंक। ये भी टेलर ने ही सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है टेलर ने? वो कहते हैं इन एन इमरजेंसी इट कैन बी पॉसिबल दैट अ वर्कर कैन कॉन्टैक्ट द सीईओ डायरेक्टली। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आग लग गई है या कोई और अर्जेंट सिचुएशन है, एक्सीडेंट हुआ है या एनीथिंग, राइट, कोई और भी अर्जेंट सिचुएशन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप कोई भी किसी से कॉन्टैक्ट वैसे कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लान, राइट। With this we come to the end of Fayol's principles of management। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट में अपना रिस्पॉन्स बताइए, और बेल आइकन कुछ होता है वो भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मिलते रहे। बाय।